तुझे थाम लूं तू मुझे थाम ले, मैं तुझे थाम लूं तू मुझे थाम ले, साथ दूं मैं तेरा तू मेरा साथ दे, कुछ इस तरह साथ अपना ये आगे बढ़े, खाना मैं दूं बना, खाना मैं दूं बना, धो के बर्तन तू दे। सभी कविता प्रेमियों को, सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं काव्य संध्या कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग में, जिसका पिछली 42 कड़ियों से संयोजन कर रही हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र। बांसुरी पर हमारा साथ दे रहे हैं वेद मित्र शुक्ल जी, और संचालन की पतवार सबसे सक्षम हाथों में यानी ओम निश्चल जी के हाथों में है। और हम सभी का सानिध्य कर रहे हैं पिछली 42 कड़ियों से हिंदी साहित्य के पुरोधा रामदरस मिश्र जी। क्योंकि होली नजदीक है, ऐसे में होली के उपलक्ष्य में बिना चार पंक्तियां कहे कार्यक्रम की शुरुआत करना बेमानी सा लगता है। तो होली के उपलक्ष्य में चार पंक्तियां आप सभी के लिए निवेदित करता हूं कि बात मधुबन में ये फैल रही चारों ओर, बात मधुबन में ये फैल रही चारों ओर, फाग खेलने को कान्हा मधुपुर आयो है। बात मधुबन में ये फैल रही चारों ओर, फाग खेलने को कान्हा मधुपुर आयो है। फागुन में फाग की दीवानी हुई राधिका को, फागुन में फाग की दीवानी हुई राधिका को, कैसे कारो कारो बंसी वारो श्याम भायो है। लाल पीला नीला हरा रंग कोई भी न चढ़ा, अब राधिका पर क्यों कर कोई और रंग चढ़ाने लगा कि लाल पीला नीला हरा रंग कोई भी न चढ़ा, श्याम राधिका पे रंग कौन सो चढ़ायो है। बार बार रंग डार करे 16 हो श्रृंगार, बार बार रंग डार करे 16 हो श्रृंगार, राधा खड़ी देखे द्वार कान्हा ने बुलायो, राधा खड़ी देखे द्वार कान्हा ने बुलायो। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूं मंगल ध्वनि के लिए राजधानी कॉलेज के प्रोफेसर वेद मित्र शुक्ल जी को। आदरणीय वेद मित्र शुक्ल जी। आभार आभार रविशंकर जी। सर्वप्रथम गुरुवर रामदरस मिश्र जी को, माता जी को सादर प्रणाम। और हम सभी जैसा जानते हैं कि लोक में आज हम सब लोक से ही जुड़े हुए यहाँ पर हैं। विशेष रूप से आदरणीय निर्मला पुतल जी हम लोगों के साथ हैं, अखिलेश्वर जी हैं, नीलोत्पल जी हैं, राहुल राजेश जी हैं। हम सभी कहीं ना कहीं लोक से ही जुड़े हुए हैं। और गुरुवर रामदरस मिश्र जी की वो कविता विशेष रूप से मुझे उसके भाव ध्यान में आ रहे हैं कि हम सब सोने की कलम से नहीं सरकंडे की कलम से लिखने वाले लोग हैं। तो सरकंडे की कलम के साथ यहाँ हम सब जुड़े हुए हैं, जो सही ही लिखती है। लोक में निश्चित रूप से फागुन प्रविष्ट कर चुका है, फागुन आ चुका है, और फागुन की ही एक धुन आप सबके सामने जानी पहचानी धुन प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं बांसुरी पर।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह एक एक धन्यवाद, यह एक बांसुरी की धुन थी, लोक धुन से जुड़ी हुई, और हम सबके किस प्रकार से कमर्शियल जो जगत है उनमें भी लोक धुनों को और लोक से बच नहीं पाए हैं, ये हम सब जानते हैं। आज हमारे बीच में जो कवि हैं, जैसा कि मुझे आदरणीय ओम निश्चल जी द्वारा निर्दिष्ट हुआ है कि हम सब प्रारंभ करते हैं, और चूंकि मैं प्राध्यापकीय कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों के साथ पढ़ना लिखना भी होता है मेरा अपने विद्यार्थियों के साथ, तो उसमें एक टीम टीचिंग होती है। तो टीम टीचिंग में हम 2-3 प्राध्यापक एक साथ भी पढ़ाते हैं कक्षाओं में। तो ये टीम टीचिंग तो नहीं, मुझे लगता है आज जो संचालन का दौर चलेगा उसमें आदरणीय ओम निश्चल जी तुरंत आकर के हमें हम सबके साथ सम्मिलित होंगे। मैं आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। विशेष रूप से हमारे साथ आदरणीय निर्मला पुतुल जी हैं, जो कि पिछली बार किन्हीं कारणों से इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाई थी, और हम सब उनका बहुत ही मन से प्रतीक्षा कर रहे थे, और आज वो आई हैं तो स्वाद और भी बढ़ जाएगा उनकी कविताओं का हम सबके बीच में। अखिलेश्वर पांडे जी हैं, जो खुद भी अभी झारखंड में हैं, और मैं जहां तक जानता हूं बिहार से जुड़े हुए हैं। नीलोत्पल उज्जैन जी हैं, उज्जैन से हमारे नीलोत्पल जी हैं, उज्जैन जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। नीलोत्पल जी को नमस्कार, आप रतलाम मध्य प्रदेश से हैं। और सुपरिचित कवि हमारे राहुल राजेश जी हैं, मैं बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूं, लेकिन जितना मैं जान पाया हूं उनकी कविताओं के माध्यम से, वो जो आधुनिकता बोध है, जो जीवन है, जो प्रेम है, उसके साथ तो जुड़े ही हुए हैं, साथ ही अनुवाद कार्य से भी संलग्न रहते हैं, महत्वपूर्ण कविताओं का अनुवाद भी किया है। आप सबका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं आदरणीय ओम निश्चल जी आए उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि हम सबके साथ अखिलेश्वर पांडे जी हैं, और अभी किन्हीं कारणों से वो संभवतः उनका छूटा हुआ है, तो अखिलेश्वर पांडे जी से हम शुरू कर सकते थे, लेकिन हमारे साथ आदरणीय राहुल राजेश जी हैं, जो कि सुपरिचित कवि हैं, और अंग्रेजी हिंदी से उनका अनुवाद प्राय होता रहा है, महत्वपूर्ण अंग्रेजी कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया है। उनकी किताब साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई है, सिर्फ घास नहीं, सिर्फ घास नहीं, ऐसी पुस्तक प्रकाशित हुई है आदरणीय राहुल राजेश जी की। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी भी रहा हूं। टी.एस. इलियट भी बैंक से जुड़े हुए थे, और महत्वपूर्ण कवि हुए हमारे आधुनिक काल के बैंक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से राहुल राजेश जी। मैं चाहूंगा कि जब तक ओम निश्चल जी हम सबको ज्वाइन करें, आदरणीय राहुल राजेश जी अपनी कविताओं से हम सबको हम सबके सामने अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। आदरणीय राहुल राजेश जी। धन्यवाद वेद मित्र जी। सबसे पहले तो रामदरस मिश्र जी का सानिध्य पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन से ही इनकी कविताएं पढ़ता रहा हूँ, और इनकी कविता में जो मिठास है, लोक का अपनापन है, जो स्वाद है, वो हमेशा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित करता रहा। और जो विचारधारा का जो आतंक था या है हिंदी कविता पर, उससे बचाने में इनकी कविताओं ने मुझे बहुत संबल दिया है। और मुझे लगा है कि नहीं, कविता का रस और कविता का भाव और कविता का स्वभाव जो मूलतः होना चाहिए वो इनकी कविताओं में है, सर की कविताओं में है। तो मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, इतने वरिष्ठ, इतने बुजुर्ग व्यक्ति इतनी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, तो मुझे स्वयं को विचलित नहीं करना चाहिए और इनका ही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो मुझे लगा कि यह मार्ग सही है। बाकी विचारधारा और विचारधारा का आतंक तो सब जगह मौजूद ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखने वाले अपने ढंग से लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपना रास्ता बनाते हैं, और रास्ता राजमार्ग में परिवर्तित भी होता दिख रहा है, ये मुझे महसूस हो रहा है। तो चलिए, मैं वेद मित्र जी ये जानना चाह रहा था कि कितनी कविताएं पढ़ सकता हूँ, कितना समय आप देंगे,
तो उसी हिसाब से फिर आगे हम लोग बढ़े। हाँ, 10 मिनट हम सभी ले सकते हैं ऐसा, और बाकी सब आप पर है, आप जैसा चाहें। नहीं ठीक है, अभी कई लोग हैं ना पढ़ने के लिए, तो फिर जी उस तरह से। हाँ जी जी। तो मैं प्राय छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा और छोटी छोटी कविताओं के साथ आगे बढ़ूंगा। तो जी, मैं स्वागत अपने है। हाँ अपने एकदम बिल्कुल नए संग्रह से कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। मेरा नया संग्रह है मुस्कान क्षण भर, या बस 2021 में ही आया है, तो सोचता हूँ कि इसी संग्रह से कुछ छोटी छोटी कविताएं पढ़ूं। पहली कविता है पानी पुल्लिंग है। शीर्षक है पानी पुल्लिंग है। मिट्टी, घास, जड़, धरती, देह, आत्मा, सांस, प्यास, आस, सभ्यता, संस्कृति, प्रगति, सब स्त्रीलिंग है। मिट्टी, घास, जड़, धरती, देह, आत्मा, सांस, प्यास, आस, सभ्यता, संस्कृति, प्रगति, सब स्त्रीलिंग है। पानी पुल्लिंग है और पूरी पृथ्वी को सींचता है। पानी पुल्लिंग है और पूरी पृथ्वी को सींचता है। दूसरी छोटी कविता है अब साबुन जल्दी गलते हैं, अब जूते जल्दी फटते हैं, अब कपड़े जल्दी दरकते हैं। नमस्कार ओम सर। दूसरी छोटी कविता पढ़ रहा था, शीर्षक है अब साबुन जल्दी गलते हैं, अब जूते जल्दी फटते हैं, अब कपड़े जल्दी दरकते हैं, अब रिश्ते जल्दी चटकते हैं, अब भरोसे जल्दी टूटते हैं। अब रिश्ते जल्दी चटकते हैं, अब भरोसे जल्दी टूटते हैं। टिकाऊ होना अब कोई मूल्य नहीं रहा। टिकाऊ होना अब कोई मूल्य नहीं रहा। बहुत अच्छा राहुल जी। धन्यवाद सर। और एक छोटी कविता है माफी। जी। कांथा की बांधनी की बालूचरी, कांथा की बांधनी की बालूचरी, ना ना कुछ नहीं किछु ना सुधु तुम्ही। ना ना कुछ नहीं किछु ना सुधु तुम्ही। विचारों की बग्घी पर सवार होकर पहुंचा था कवि प्रेम की देहरी पर। विचारों की बग्घी पर सवार होकर पहुंचा था कवि प्रेम की देहरी पर। आलिंगन के उतावलेपन में भूल गया अभिमान की जूती उतारना देहरी पर। आलिंगन के उतावलेपन में भूल गया अभिमान की जूती उतारना देहरी पर। दुत्कार ही देती वह उसे उसी क्षण, दुत्कार ही देती वह उसे उसी क्षण, लेकिन माफ कर दिया कवि मानुष तो किछु बोला जाए ना। कवि मानुष तो किछु बोला जाए ना। ये थोड़ा ही बंगला का पुट है इसमें, लेकिन जी, बिल्कुल। अगली कविता है मानुष। इच्छाओं का क्या है, वेश्याओं की तरह लिपटी रहती हैं। इच्छाओं का क्या है, वेश्याओं की तरह लिपटी रहती हैं। मैं कोई चंदन तो नहीं कि विष न उतरे देह में। मैं कोई चंदन तो नहीं कि विष न उतरे देह में। हिमालय की कंदराओं में छोड़ आता अपना वीर्य कोश तो शायद कोई बात होती। हिमालय की कंदराओं में छोड़ आता अपना वीर्य कोश तो शायद कोई बात होती। इतना लावण्य, इतना पानी आंखों में, इतनी रात, इतना काजल केशों में। इतना लावण्य, इतना पानी आंखों में, इतनी रात, इतना काजल केशों में। मैं बेदाग निकल जाऊं, मैं बेदाग निकल भी जाऊं तो दुनिया मानेगी नहीं। मैं बेदाग निकल भी जाऊं तो दुनिया मानेगी नहीं। कहेगी नपुंसक होगा मानुष नहीं। कहेगी नपुंसक होगा मानुष नहीं। बहुत अच्छा। और होली का समय है तो एक रंग से भरी कविता पढ़ता हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। शीर्षक है रंग विलास। रंग विलास जी। हरे के हाथ में पीले का हाथ है। हरे के हाथ में पीले का हाथ है। पीले के गाल पर बैंगनी का चुम्बन है। पीले के गाल पर बैंगनी का चुम्बन है। बैंगनी के होंठ पर
जामुन की मिठास है। बैगनी के होंठ पर जामुन की मिठास है, लाल के ललाट पर नीले की छाप है। लाल के ललाट पर नीले की छाप है, नीले की नाक पर गुलाबी की लाली है। वाह। नीले की नाक पर गुलाबी की लाली है, कत्थई की त्वचा पर तांबई की छाप है। कत्थई की त्वचा पर तांबई की छाप है, भूरे की देह पर धूसर का ताप है। भूरे की देह पर धूसर का ताप है, नारंगी की नसों में केसरिया का लहू है। नारंगी की नसों में केसरिया का लहू है, केसरिया की काया में श्वेत की आभा है। क्या बात। केसरिया की काया में श्वेत की आभा है, श्वेत के हृदय में सबका सहवास है। श्वेत के हृदय में सबका सहवास है, काले की क्या कहें, काले की क्या कहें, वह तो रंगों का अज्ञात वास है। कुछ कुछ कच कच टह टह टुह टू, कुछ कुछ कच कच टह टह टुह टू, लह लह टस टस टिस टिस टुस टुस, सब इन रंगों का उल्लास है। कुछ कुछ कच कच टह टह टुह टू, लह लह टस टस टिस टिस टुस टुस, सब इन रंगों का उल्लास है। और आकाश में तना यह जो इंद्रधनुष है, और आकाश में तना यह जो इंद्रधनुष है, इन रंगों का रंग विलास है, इन रंगों का रंग विलास है। बहुत खूब, बहुत खूब। राहुल जी, एक और कविता से समाहार करें अपने काव्य पाठ का। जी सर। इस कविता का शीर्षक है बेर। जी जी। ये अंतिम कविता मेरी तरफ से। शीर्षक है बेर। सेब संतरे आम अंगूर के बीच बैठूं इतनी बिसात नहीं। सेब संतरे आम अंगूर के बीच बैठूं इतनी बिसात नहीं, मैं जंगल का बेर हूं मेरी कोई जात नहीं। मैं जंगल का बेर हूं मेरी कोई जात नहीं, मेरा कोई बाग बगीचा नहीं, मुझे कभी किसी ने प्यार से सींचा नहीं। मेरा कोई बाग बगीचा नहीं, मुझे कभी किसी ने प्यार से सींचा नहीं। झाड़ झंखाड़ सा कहीं भी उग जाता हूँ, झाड़ झंखाड़ सा कहीं भी उग जाता हूँ, हाट बाजारों में औने पौने दामों में बिक जाता हूँ। हाट बाजारों में औने पौने दामों में बिक जाता हूँ, खाने की मेज पर मुझे कोई सजाता नहीं। खाने की मेज पर मुझे कोई सजाता नहीं, मेरा कोई जूस मुरब्बा बनाता नहीं। मेरा कोई जूस मुरब्बा बनाता नहीं। मेरे पास कोई गुण ज्ञान नहीं, लेकिन बसंत पंचमी के दिन थोड़ा आदर पाता हूँ, पूजा की थाल में सज जाता हूँ। क्या बात। लेकिन बसंत पंचमी के दिन थोड़ा आदर पाता हूँ, पूजा की थाल में सज जाता हूँ। बड़े तो अक्सर कहते नाना, बड़े तो अक्सर कहते नाना, पर बच्चों को मैं खूब लुभाता हूँ। विदेश यात्रा तो दूर की बात, विदेश यात्रा तो दूर की बात, दिल्ली तक मुझे कोई ले जाता नहीं। विदेश यात्रा तो दूर की बात, दिल्ली तक मुझे कोई ले जाता नहीं। कहने को तो मैं उनका साथी हूँ, कहने को तो मैं उनका साथी हूँ, लेकिन फलों में आदिवासी हूँ, लेकिन फलों में आदिवासी हूँ। रामायण के सिवा कहीं और मेरा जिक्र आता नहीं, रामायण के सिवा कहीं और मेरा जिक्र आता नहीं। आज कोई राम, आज कोई राम सबरी के जूठे बेर खाता नहीं, आज कोई राम सबरी के जूठे बेर खाता नहीं। बहुत अच्छा। आज कोई राम जब शबरी के जूठे बेर खाता नहीं। राहुल राजेश जी अभी अपनी कविताएं पढ़ रहे थे। मैं सर्वप्रथम इस सदन के अध्यक्ष कवि कुल के शिरोमणि रामदर्श मिश्र जी को अभिवादन करता हूं। मैं विलंब से आने के लिए अपने कवि मित्रों से क्षमा मांगता हूं और अपने मित्र एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी वेद मित्र शुक्ल को उनकी मंगल ध्वनि के लिए, उनके आरंभिक संचालन के लिए आभारी हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में हमारे कवि राहुल राजेश जी, अखिलेश्वर पांडे जी, नीलोत्पल जी और निर्मला पुतुल जी यहाँ पर काव्य पाठ कर रही हैं। निर्मला पुतुल जी इस अर्थ में दुर्लभ हैं कि वे जिस इलाके में रहती हैं वहां नेटवर्क की समस्या हो सकती है, बहुत सारी सामाजिक
गतिविधियों में वे जुड़ी रहती हैं। आज भी वे थोड़ा देर से जुड़ पाई हैं, लेकिन ये हमारे इस मंच का सौभाग्य है कि वे आदिवासी इलाके के जनजीवन की आवाज हैं और भारतीय मानवता की जो पीड़ा है उसका अभिलेख करने वाली कवयित्री हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राहुल राजेश जी के बारे में मैं कह रहा था कि हिंदी के परम हितैषी, भाषाविद, अनुवादक, भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी और साहित्य अकेडमी से इनकी पुस्तक आई है सिर्फ घास नहीं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद मैंने कब कहा और क्या हुआ जो, ये संग्रह प्रकाशित हैं। भाषा के बारे में इनकी गतिविधियां काफी क्रियाशील रहती हैं। हमने इनकी पुस्तकें देखी हैं, बहुत अभिभावित हूं। लेकिन जिन पंक्तियों से मैं इन्हें याद करना चाहता हूं इनके काव्य पाठ करने के साथ, वो ये है कि ये कविता है छोटी सी, ये छोटी कविताएं लिखते हैं और बहुत ही मार्मिक बिंदु पर उसे छोड़ते हैं। जिस मिट्टी से लिया नमक, जिस हवा से ली नमी, जिस पानी से आई चमक, उसी मिट्टी को मारी लात, उसी हवा में लहराया खंजर, उसी पानी में मिलाया जहर, उफ मैं काफिर कैसे हो गया। इस तरह की कविताएं लिखने वाले राहुल राजेश जी को बहुत बहुत आभार, उनके लिए शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। और अब हम रुख करते हैं अखिलेश्वर पांडे जी की ओर। अखिलेश्वर पांडे जी वैसे तो बिहार में छपरा के निवासी हैं, जमशेदपुर में इन्होंने स्थायी ठिहा बना लिया है और पूरी तरह से कविमन है, यद्यपि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिंदुस्तान के वहां ब्यूरो प्रमुख हैं या उसके प्रभारी हैं, ये सब है। लेकिन पत्रकार होने के साथ साथ, जैसा कि मैंने कहा, कवि हैं, संपादक हैं। अभी इन्होंने एक बेहतरीन पुस्तक कुछ कवित्रियों की संपादित की है, जहां तक मुझे ख्याल आता है, और वो अच्छी कविताओं का संग्रह था। ऐसे जो प्रयत्न जिस कोने अतरे में हो रहे हैं, वे हिंदी की पौध को सींच रहे हैं, वे सींचने वाले प्रयत्न हैं। तो अखिलेश्वर पांडे जी का एक संग्रह भी आ चुका है, पानी उदास है, और वे बहुत मनोयोग से कविताएं लिखते हैं। जमशेदपुर की आवाज हिंदी कविता की बड़ी सुपरिचित आवाज है। मैं अखिलेश्वर पांडे जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी कुछ कविताएं यहाँ सुनाएं। स्वागत अखिलेश्वर जी। जी नमस्कार, एक बार फिर से सभी को। सौभाग्य मेरा कि आदरणीय रामधर जी और आदरणीय ओम निश्चल जी के सामने कविता सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे युवा साथी निरोत्पल उज्जैन जी, राहुल राजेश जी और झारखंड की आवाज क्यों, बल्कि हिंदी कविता की जनजातीय आवाज, एक महिला की आवाज निर्मला पुतुल जी हम सबकी प्रिय, हम लोग के साथ हैं, जुड़ी हुई हैं। तो मैं गौरव अनुभव कर रहा हूँ कविता पढ़ने में, और बहुत छोटी छोटी कविताएं मैं सुनाऊंगा। पहली कविता शुरू करता हूँ। मछलियां। मछलियों का मायका नहीं होता, मछलियों का मायका नहीं होता, उन्हें ब्याह कर ससुराल नहीं जाना पड़ता। उनका मर्द उन्हें छोड़कर कमाने नहीं जाता, बच्चे भी हमेशा आसपास ही रहते हैं। कितना सुंदर है मछलियों का संसार। पर रिश्ते तो उनके भी होते होंगे, होता होगा अपना पराया, देश परदेश, सरहद, तीज त्योहार, धर्मस्थल, तीर्थस्थल। होती होंगी इच्छाएं भी, लालसाएं, वर्जनाएं भी। तभी तो आटे की गोली खाने में बिछड़ जाती हैं एक दूसरे से। तभी तो आटे की गोली खाने में बिछड़ जाती हैं एक दूसरे से, फंस जाती हैं जाल में, तोड़ देती हैं दम, तड़पते हुए पानी से बाहर। दूसरी कविता पढ़ना चाहूंगा, कभी नहीं जान पाता। जी जी स्वागत। अगर मैं प्रेम में ना पड़ता तो कभी नहीं जान पाता। पुस्तकों से कैसे आती है गुलाब की महक, पानी की ठंडक सुराही से नहीं, उसके नीचे रखे बालू से आती। रहने की जगह शहर नहीं, गांव का पुराना घर है, जहां हम मिले थे पहली बार, किसी अनजान की तरह। अगर मुझे तुम न मिली होती, कभी नहीं जान पाता आंखों की खूबसूरती,
अगर मुझे तुम न मिली होती, कभी नहीं जान पाता आंखों की खूबसूरती झुकने में नहीं, मिलने में। बहुत अच्छा अखिलेश्वर जी। अंगों में लालिमा बिना स्पर्श भी आ जाते हैं। आग हमेशा मसाल की प्रतीक्षा नहीं करती। चुप्पी के द्वीप पर हाँ या ना के अलावे दूसरे सैलानी भी ठहरते हैं। चुप्पी के द्वीप पर हाँ या ना के अलावे दूसरे सैलानी भी ठहरते हैं। नदी नाव पर नहीं, लहरों पर भरोसा करती है। यह सब मैंने जाना तुमसे प्रेम करने के बाद। अगली कविता, लिख सको तो। सम्मेलन, महोत्सव, टीवी, अखबार, साहित्यिक मनोविलास की बातें कलमखोरों को लिखने दो। सम्मेलन, महोत्सव, टीवी, अखबार, साहित्यिक मनोविलास की बातें कलमखोरों को लिखने दो। अगर लिख सको तो उन लंबी कतार में लगे लोगों की बातें लिखो जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। वाह। सत्य के चेहरे पर कालिख पोत कर झूठ की पूजा करते उन लोगों के बारे में लिखो जो हर आदेश का, सत्य के चेहरे पर कालिख पोत कर झूठ की पूजा करते उन लोगों के बारे में लिखो जो हर आदेश पर फौरन सिर झुका लेते हैं। देश प्रेम को प्रायोजित करने वालों का चेहरा बेनकाब करो। क्या बात है। निहत्थे व्यक्ति के दिमाग में हो रहे विस्फोट को समझो और उन लोगों के बारे में लिखो जो व्यवस्था से धोखा खाकर पत्थर और पीपल को पूजते हैं। निहत्थे व्यक्ति के दिमाग में हो रहे विस्फोट को समझो और उन लोगों के बारे में लिखो जो व्यवस्था से धोखा खाकर पत्थर और पीपल को पूजते हैं। सच्चाई की ताजी हवा को मन के खुले खिड़की दरवाजों से अंदर आने और उन लोगों के बारे में लिखो जो ना तो पंच हैं, न पटेल, न सरपंच, न प्रधान, ना कोई अधिकृत व्यक्ति जिनके हाथ में है अधिकार फैसला देने का। उलट तो समय रथ के उस पहिए को जो इंसानियत के सीने से गुजर रहा है और उन लोगों के बारे में लिखो जो जुलूस का नेतृत्व करना नहीं जानते, झंडा लेकर चलने का सामर्थ्य नहीं जिनमें, आक्रोश से भरी हुई बेरोजगार दिशाहीन पीढ़ी के बारे में लिखो जिनकी नाक में नकेल डालकर पालतू बनाने की राजनीतिक कोशिश हो रही है। अगली कविता, गांव और शहर। तुम मेरे भीतर एक शहर तलाशती हो, तुम मेरे भीतर एक शहर तलाशती हो, अपनी परिकल्पनाओं का महानगर, अपनी अभिरुचियों की खातिर। तुम मेरे भीतर एक शहर तलाशती हो, अपनी परिकल्पनाओं का महानगर, अपनी अभिरुचियों की खातिर। शायद वह कभी तुम्हें मिल भी जाए और तुम उसमें प्रवेश कर जाओ मेरा हाथ पकड़कर। लेकिन मैं तुम्हारे भीतर थोड़े से गांव की तलाश में हूं, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर थोड़े से गांव की तलाश में हूं, इस उम्मीद से कि कहीं वह दबा पड़ा हो तो जगा दो। एक और कविता पढ़ता हूं। जी जी, स्वागत। भाषा का नट। पत्रकार हूं तो उसकी ध्वनि आपको मिलेगी। अखबार नवीस परेशान है, अखबार नवीस परेशान है। अनर्गल के समुद्र में गिर रही वितर्क की नदियां, तलछट पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं शब्द। प्रत्यय की टहनी पर बैठा है उल्लू, समास की साख पर लटका है चमगादड़। कर्म की अवहेलना कर बैठा है कुकुर, क्रिया वहीं खड़ी है चुपचाप। संज्ञा सर्वनाम नंगे बदन लेटे हैं रेत पर। हैरान है अखबार नवीस, यह भाषा का कौन सा देश है
तभी अचानक लोकप्रियता की रहस्यमयी धुन बजाते अवतरित होता है भाषा का नट। डुगडुगी बजा के शुरू करता है तमाशा। सब दौड़े चले आते हैं। बना के गोल घेरा देख रहे अपलक, खेल रहा है भाषा का नट। उछाल रहा अक्षरों को ऊपर नीचे दाएं बाएं, तालियों से गूंज रहा चतुर्दिक। खुश है भाषा का नट, खुश है भाषा का नट। धन्यवाद। ओम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भाषा के नट के बारे में जो आपने कविता सुनाई है, वास्तव में भाषा की कारीगरी का दौर है। लोग बहुत कुछ इसी भाषा के आवरण में छिपा ले जाने के आदी हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जहां पर आज पत्रकारिता पर सवाल उठाए जाते हैं, पत्रकार के भीतर का जो सजग कवि है अपने भीतर कैसा कोना सजाए रखता है, जहां ईमानदारी से पेश आता है, ईमानदारी से शब्दों को बरतता है। बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पर कविता पाठ के लिए रामदास जी के साथ। और अब हमारे बीच नीलोत्पल जी हैं, जो लंबे अरसे से कविता लिख रहे हैं, उज्जैन से ताल्लुक रखते हैं और लगभग 2 दशकों से मैं इन्हें पढ़ रहा हूँ लगातार। इनके पहले संग्रह की पांडुलिपि देखने का भी अवसर मिला था, अनाज पकने का समय, जो ज्ञानपीठ से आया था। उसके बाद इनका एक अच्छा संग्रह पृथ्वी को जड़ें हमने दी, संभवतः बोध प्रकाशन से आया। और अभी हाल में एक इनका संग्रह आया जो बहुत ही अच्छा, जिनमें की भाषा के स्तर पर उन्होंने काफी रचनात्मक तोड़ फोड़ की है, उसके सौंदर्य बोध को काफी हद तक संवारा और आधुनिक बनाया है। इनका वो संग्रह अभी हाल ही में आया है, वो नवोदय से आया है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा संग्रह। मुझे लगा कि इस साल के, यानी जो गया साल है, उसके कुछ चुनिंदा संग्रहों में वो एक संग्रह था। तो नीलोत्पल को मैं केवल इसलिए नहीं जानता हूँ कि उन्हें केवल पढ़कर, बल्कि उन्हें गुनकर भी भीतर, और उनके भीतर मैं जो भाषा की अदायगी और अंदाजे बयां देखता हूँ, उसमें मुझे कुछ नवाचार नजर आते हैं। क्योंकि कविता लगभग एक ध्रुवीय हो चली है, वही प्रोजेक्ट फॉर्म, उसमें कितना भी तोड़ फोड़ करें, बहुत सारे लोगों ने किया, देवी प्रसाद मिश्र ने किया, और उसके लिए वे निंदित और प्रशंसित दोनों हुए कि कविता को जटिल बनाया जा रहा है। हमारे समय में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो अपनी कविताओं से हमारे बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते हैं, ऐसे भी कवि हैं। लेकिन नीलोत्पल जी के साथ ये कि केवल भाषा में इनकी कविता स्थगित नहीं होती है, बल्कि इनके भीतर की जो संवेदना है वो भी उसके सहारे अपनी बात जो है बड़ी मजबूती से कहती है। कुछ पंक्तियां इनकी मुझे याद आती हैं कि बड़ी सुबह रोशनी के फैलाव में चिड़ियों की गजिन आवाजें गिरे पत्तों का शोक मनाती। दृश्य और कोलाज रचने में ये बहुत माहिर है। बड़ी सुबह रोशनी के फैलाव में चिड़ियों की गजिन आवाजें गिरे पत्तों का शोक मनाती हैं। एक टूटा पत्ता मृत्यु के अंतिम सवाल की तरह अटका और अबूझ रह जाता है। झीलें शहर का मकरंद हैं, शांत मकबरों पर बारिश उदास वायलिन की तरह बजती है। एक हाथ से दूसरे हाथ की दूरी अनंत है। आप देख रहे हैं कि सूक्तिमयता है, और हर जो पद है वो दूसरे से विच्छिन्न भी है, और आशय और प्रतीतियों में अविच्छिन्न भी है। ये दोनों स्थितियां जो हैं ये पैदा करते हैं। और बहुत इस तरह की बहुत सारी कविताएं इनके नए संग्रह में हैं और इनके पिछले संग्रहों में भी हैं। तो मैं बहुत आदर के साथ नीलोत्पल जी, जो जुड़े हुए हैं दवा व्यवसाय से, लेकिन इनकी कविता में जो औषधीय गुण हैं वे बड़े बड़े गौर तलब हैं। तो उसके लिए मैं याद करता हूँ नीलोत्पल जी को कि आए और वे कविता पाठ करें आज की शाम कविता के रंग रामदास मिश्र के संग में। स्वागत नीलोत्पल जी। शुक्रिया जी। आवाज आ रही? आवाज आ रही, बहुत अच्छी तरह सुनाए। जी शुक्रिया। सर्वप्रथम रामदास मिश्र जी, आदरणीय रामदास मिश्र जी का अभिवादन, उनको नमस्कार, सादर नमस्कार। और इस कविता पाठ में सम्मिलित करने के लिए आदरणीय ओम निश्चल जी का भी मैं सादर नमस्कार करता हूँ। हमारे बीच निर्मला पुतुल जी है, बहुत कविता की बहुत महीन और जरूरी आवाज
मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। हमारे सभी साथी राहुल राजेश जी, अखिलेश्वर पांडे जी और जो तमाम साथी जुड़े हैं, मैं उन सभी का अभिवादन, सभी को नमस्कार करता हूँ। और पहली कविता शुरू कर रहा हूँ। पानी में घुली लोक धुन, पानी गिर रहा था, लगा माँ बोल रही है। पानी गिर रहा था, लगा माँ बोल रही है। अमूमन माँ की आवाज पानी जैसी ही है। वह बोलती है तो भीतर हलचल होती है। उसके बोलने में पानी जैसी ही सरलता है। लगातार बहते बोलते उसने जीवन का हर दुख पिघला दिया है। बचपन में जब वह थपकियां देकर सुलाती थी, पीठ नाव में बदल जाती। बचपन में जब वह थपकियां देकर सुलाती थी, पीठ नाव में बदल जाती। पानी हिलोर भरता और हमारी सारी नावें नींद में डूब जाती। उसकी अनुपस्थिति में हर चीज बोलना बंद कर देती है, जैसे पानी जमीन में और गहरे उतर गए। कभी कभी वह पानी के गीत गाती, जैसे सभी माओं में सदियों की एक धुन घुटी हुई है, जिसे वह अपने असंख्य मुंहों से सुनाती है। बरसों बर्तन कपड़े धोते पछीटते पानी इस तरह रच बस गया है उसमें, जैसे अभी कोई सोता बह निकलेगा। वह ममता इसी तरह लुटाती है, मानो कोई बरसाती नदी समुद्र हो जाना चाहती हो। माँ माँ पानी में घुली हुई कोई लोक धुन है। क्या बात। माँ पानी में घुली हुई कोई कोई लोक धुन है। शुक्रिया। अगली कविता है पीठ। भोजन लेते समय दिखाई नहीं दी अपनी पीठ। मैं पलट कर देखता हूँ, दिखाई देती है एक दूसरी ही पीठ, जिसका कोई नाम नहीं, टिकी है एक और पीठ से। इतिहास में भी वो एक पीठ ही थी जो दर्ज नहीं हो पाई सबसे करीबी शब्द से। इतिहास माने एक बड़ी पीठ जिस पर बोझ लदा है रक्त और शब्दों का। चिड़िया की पीठ संतुलित रहती है, उसकी पीठ दो पंखों का सुनहरा आसमान है। कविता में चिड़िया थी, पंख थे, पीठ नहीं। क्या बात। पीठ हमेशा, कविता में चिड़िया थी, पंख थे, पीठ नहीं। पीठ हमेशा पीछे की ओर होती है या उस ओर जहां देख नहीं पाते हम। पेड़ की कोई पीठ नहीं, पेड़ की पीठ हमारी पीठ है। हम कभी देख नहीं पाते पेड़ ने कहां टिकाई है अपनी पीठ। कुछ अवसरों पर पेड़ हमें पीठ ही दिखाई देता है, असावधान कुल्हाड़ी से बेपरवाह। इन सब के बावजूद पीठ पर लदी है समूची पृथ्वी, और मुंह छुपाने के लिए तो पीठ की ओर ही होना होता है। अदृश्य पीठें कई चीजों का संतुलन है, बिना पीठ की आत्माएं हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते। बिना पीठ की आत्माएं हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते। जी शुक्रिया। अगली कविता है सवाल यह है। सवाल यह है, तुम किस चीज से बचाना चाहोगे दुनिया को। सवाल यह है, तुम किस चीज से बचाना चाहोगे दुनिया को, हथियार से, बाजार से या फिर प्यार से। हथियार अगर तुम्हारी जरूरत है तो तुम दुनिया नहीं खुद को बचाना चाहो। हथियार अगर तुम्हारी जरूरत है तो तुम दुनिया नहीं खुद को बचाना चाहते हो। अगर तुम बच गए तो समझो तुम एक जंगल के बीच हो, जहां कटे पेड़ों के नीचे दबे परिंदों की आंखों में एक खूबसूरत सपना है। तुम चाहते हो उसे घर ले आया जाए, लेकिन जैसे ही छूते हो तुम, वह टूट जाता है। तुम अगर बाजार को चुनते हो तो निश्चित ही तुम जहां दाव फेंकोगे, तुम्हें अपने खरीदे कई प्रतिरूप दिखाई देंगे। यह दुनिया कमोडिटी की तरह होगी, जहां तुम तय करोगे भाव और उसके उतार चढ़ाव।
तुम्हारी जीत ही जीत होगी, लेकिन जैसे ही सोचोगे तुम अपनी हार के बारे में मारे जाओ। तुम अगर प्रेम के साथ हो तो कहना मुश्किल है, तुम उदास नहीं होगे, बल्कि हर अवसर पर घेरा जाएगा तुम्हें। कई दीवारों के भीतर चुने जाते हुए जब तुम मुस्कुराते मिलोगे, बरसों बाद भी लोग निराश नहीं होंगे। जैसे ही तुम बिखर जाओगे दुनिया के हर दुख में। बहुत अच्छा, बहुत खूब। एक कविता है वर्तमान की विसंगतियों पर। जी जी, स्वागत। जो धर्म तुम्हें सहिष्णु नहीं बना रहा, उसे छोड़ दो। जो जाति तुम्हें मिलनसार नहीं बनाती, उसे त्याग दो। हाँ, जो धर्म तुम्हें सहिष्णु नहीं बना रहा, उसे छोड़ दो। जो जाति तुम्हें मिलनसार नहीं बनाती, उसे त्याग दो। जो प्रेम तुम्हें आसक्त नहीं करता, उसे मत जिलाओ। जो सच तुम्हें चुनौती नहीं देता, उसे मत मान। जो ऊंचाई तुम्हें बार बार गिराती नहीं, उस पर मत चढ़ो। जो बारिश तुम्हें मिट्टी की तरह बिखेर नहीं देती, कविता है, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए। एक तकिया कि कहीं से थका मांदा आया और सिर टिका दिया। कोई खूंटी कि ऊब उदासी थकान से भरी कमीज उतार कर टांग दी। या आंगन में तनी अरगनी कि घर भर के कपड़े लाद दिए। कोई घर की सुबह निकला शाम लौट आया। कोई डायरी कि जब चाहा कुछ ना कुछ लिख दिया। खामोश खड़ी दीवार कि जब जहां चाहा कील ठोक दी। कोई गेंद कि जब तक जैसे चाहा उछाल दी। या कोई चादर कि जब जहां जैसे तैसे ओढ़ बिछा ली। चुप हो, क्यों हो तुम, कहो ना, क्या हूं मैं तुम्हारे लिए, क्या हूं मैं तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा। और अगली कविता, आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से। शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संध्या परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्कड़पन, जुझारूपन भी। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोनापन, फसलों की लहलहाहट। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, अब भी तुम्हारे पास, अब भी तुम्हारे पास। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। और निर्मला जी, और सुनाइए। जी, कविता का शीर्षक है पहाड़ी बच्चा। पहाड़ की गोद में, पहाड़ की गोद में छोटे छोटे टुकड़ों सा खेलता है पहाड़ी बच्चा।
लड़खड़ाते कदमों से पहाड़ चढ़ते, रोकता है पहाड़ी धरती पर पांव। पहाड़ी माहौल में पहाड़ की तरह पूरी ताकत से उगने के लिए पहाड़ी बच्चों के भीतर होता है पूरा का पूरा पहाड़, और पहाड़ों की गोद में होता है दौड़ता भागता पहाड़ी बच्चा। पहाड़ी बच्चा देखता है पहाड़ के ऊपर से गुजरता जहाज और पूछता है पिता से उस नए पंछी के बारे में, उस नए पंछी के बारे में। और अगली कविता है पहाड़ी पुरुष। पहाड़ सी देह, पहाड़ सी छाती, पहाड़ सा रंग, पहाड़ पर गुमसुम बैठे पहाड़ी आदमी के चेहरे पर दिख रहा है पहाड़ का भूगोल। उसके भीतर चुप्पी साधे बैठा है पहाड़ का इतिहास। जब पहाड़ पर लगी है आग, तब उसकी बांसुरी से फूटता है पहाड़ों का दर्द। टूटता है जब कहीं कोई पहाड़, तब दहल उठती है उसकी पहाड़ सी छाती। वो पहाड़ी भाषा में बोलता पहाड़ से बतियाता है अपना सुख दुख, गाता है पहाड़ पर बैठ पहाड़ों के गीत। पहाड़ी लिपि में पहाड़ पर लिखता है क से पहाड़। पहाड़ पर अपनी कुल्हाड़ी की धार पिजा रहा है वो अपने भीतर का भोथरापन, अपने भीतर का भोथरापन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगली कविता का शीर्षक है, आवाज आ रही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज। और अगली कविता का शीर्षक है सर जी निर्मला जी। उतनी दूर मत। हाँ हाँ बस ये बस, सर तो अंतिम कविता है, सुनाए उतनी दूर मत। बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहाँ मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। मत ब्याहना उस देश में जहाँ आदमी से ज्यादा स्त्री बसते हो। जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहाँ, वहां मत कर आना मेरा लगन। वहां तो कतई नहीं जहाँ की सड़कों पर वन से भी ज्यादा तेज दौड़ मोटर गाड़ियां, ऊंचे ऊंचे मकान और बड़ी बड़ी दुकानें। उस घर जोड़ना मेरा रिश्ता जिसमें बड़ा सा खुला आंगन ना हो। मुर्गे की बांग पर होती नहीं हो जहाँ सुबह और शाम पिछवाड़े से जहाँ पहाड़ी पर डूबता सूरज ना दिखे। मत चुनना ऐसा वर ऊंचे और हड़िया में डूबा रहता हो अक्सर। काहिल निकम्मा हो माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में, ऐसा वर मत चुनना मेरी खातिर। कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी अच्छा खराब होने पर। जो बात बात में बात करे लाठी डंडा की, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल असम या कश्मीर, ऐसा वर नहीं चाहिए हमें। और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाए, क्या बात, फसलें नहीं उगाई, जिन हाथों ने दिया नहीं कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया। और तो और लिखना नहीं जानता हो हाथ, उसके हाथ मत देना कभी मेरा हाथ। ब्याहना ब्याहना जहाँ सुबह जाकर पैदल लौट सको। मैं जो कभी दुख में रोऊं इस घाट, तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुनकर आ सको मेरा करुण विलाप।
महुआ की लट और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारे खातिर उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कद्दू कोहड़ा केकड़ा बरबट्टी समय समय पर लोगों के लिए भी। मेला हाट बाजार आते जाते मिल सके कोई अपना जो बता सके घर का हाल, चितकबरी गैया के बियाने की खबर दे सके जो उधर से गुजरते, ऐसी जगह मुझे ब्याहना, उस देश में ब्याहना जहाँ ईश्वर कम आदमी ज्यादा रहते, बकरी और शेर एक घाट पानी हो जहाँ, वही ब्याहना मुझे। और उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़े और पंडुक पक्षी की तरह रहे हरदम साथ, घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक। चुनना वर ऐसा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मांदल बजाने में हो पारंगत। बसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जुड़े के खातिर पलाश के फूल, बसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जुड़े के खातिर पलाश के फूल, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से ब्याहना मुझे, उसी से ब्याहना मुझे। बहुत खूब निर्मला जी, बहुत खूब। मुझे लगता कविता का चरम शिखर यही है जो अभी आपने बांचा है। पूरी व्यथा और अपने हृदय की नहीं बल्कि व्यथा और इच्छा का इजहार है। बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पर होने के लिए। और ऐसी ऐतिहासिक कविता बहुत सीधी सीधी भाषा में लिखी गई है, लेपन विलेपन नहीं है किसी उक्ति वैचित्र्य का, बहुत आदिवासी जीवन की तरह सरल सहज इसकी उक्ति। और बहुत सही बात आपने नारायण को कहते हुए पंक्ति दिखाई पड़ी थी कि मुझे मेरे जंगल और वीराने, उस का बहुत बेहतरीन इजहार किया कि कैसे क्या चीजें। बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पर होने के लिए। और हमारे कवि बंधु जिनके कारण ये शाम बहुत हो रही है, और रामदरस जी यहाँ पर मैं पुल तक पहुंचने के लिए इस गजल का पुल बनाना चाहता हूँ। उसके बाद सीधे उनसे आग्रह करता हूँ कि वे संवाद करें। तो एक गजल के चंद अशार हैं। गांव का बांकपन छोड़कर चल पड़े हम वतन छोड़कर, गांव का बांकपन छोड़कर चल पड़े हम वतन छोड़कर, माँ की नजरों से ओझल हुए अश्रु भीगे नयन छोड़कर, माँ की नजरों से ओझल हुए अश्रु भीगे नयन छोड़कर, धान की बालियां कह उठी, धान की बालियां कह उठी जा रहे हो भुवन छोड़कर, धान की बालियां कह उठी जा रहे हो भुवन छोड़कर, यह उदासी का आलम घना वेदना ये सघन छोड़कर, ये उदासी का आलम घना वेदना ये सघन छोड़कर, गांव का बांकपन छोड़कर चल पड़े हम वतन छोड़कर, महफिलें लंतरानी की हम सर से हर फिक्र फन छोड़कर, सरजमी ये अवध की यहीं गूंजता सा सदन छोड़कर, हम पखेरु सदृश छोड़कर। तो इस गजल के साथ अब इस कविता संध्या के क्या कहें कि जिनके कारण ये शाम चरितार्थ होती है, ये मेला जुटता है हमारे कवियों का, और जिसमें हर तरह की कविताएं हैं। रामदरस जी यहाँ पर है, स्वागत पूरे कवि सदन का, पूरे श्रोता सदन का, पूरे साहित्य समाज का आदर और अभिवादन उनके प्रति। और भाई ओम निश्चल जी, अखिलेश पांडे जी, राहुल जी, निरोत्पल जी, निर्मला जी,
वेद मित्र जी और शंकर, मैं हर बार इस दिन बहुत भर जाता हूँ। आप लोगों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कहाँ कहाँ बैठे हुए अपने सानिध्य और कविताओं से मुझे ही नहीं बल्कि अनंत लोगों को रस प्लावित करते रहते हैं। न जाने कितने रोज, मैं तो एक निमित्त मात्र हो गया हूँ। मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे माध्यम से सब हो रहा है, लेकिन आप लोगों की कविताएं जो है कहाँ कहाँ पहुंचती हैं और कितना सुख देती है लोगों को। एक पंक्ति है प्रसाद जी की, एक अन्य संदर्भ में है, उसे मैं कोट करना चाहूंगा। मधुरा क्या मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। क्या बात। तो आज जो कविता की जो मधुराका मुस्कुरा रही है, उसमें आप लोग देख रहा हूं दादा कब के हम परिचित हैं, कब से आप हम जानते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि जिन कविताओं से मैं अपरिचित हूँ, जिन कविताओं से मैं आजकल गुजर नहीं पा रहा हूँ, वे कविताएं आपके माध्यम से मेरे पास चल कर आती हैं और मैं संकोच होता है कि आप लोग मेरे लिए कितना कुछ सम्मान उड़ेलते हैं और ये कहते हैं कि मैंने आपको पढ़ा है, आप माध्यम से ये जाना है, ये जाना है। हर गोष्ठी का एक सौंदर्य मैं महसूस कर रहा हूं। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। देखें आप कि कविताएं जो हैं, हर व्यक्ति की कविता अपनी अलग रही है, लेकिन एकता क्या है? देश की ओर लौटना। मेरी कविता है फिर लौटा आया हूं मेरे देश। तो इन कविताओं को सुनकर लग रहा है हम देश की ओर लौट रहे हैं, लगातार देश को लौट रहे हैं, कोई मेल के माध्यम से, कोई किसी माध्यम से। और देवनाथ जी को मैंने बहुत पहले पढ़ा था, और जब पढ़ा था तो इतना अच्छा लगा था कि एक जंगल की और पहाड़ की आवाज, उसका दर्द, उसकी संवेदना कविता का रूप ले रही है। और सारे मित्रों की कविताओं में सामान्य जन बोल रहा है, दर्द बोल रहा है। और मुझे लगता है कि सब कुछ देश में हो रहा है, बहुत बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन उस जनता तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं जो भूखी है, जो दर्द से भरी हुई है। ये कविताएं हमें वहां पहुंचाती हैं, लोगों को वहां तक पहुंचाती हैं। तो इन कविताओं के माध्यम से आप लोगों ने देश को, सामान्य जन को, उसके दुख को, सुख को व्यक्त किया है, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। ओम जी के माध्यम से तो हम सभी लोग आपकी कविताओं के मर्म तक पहुंचते हैं। हम शुरू में ओम जी आपकी कविताओं के बारे में बोलते हैं, बाद में बेटी हमारी कुछ बोलती है, और मैं आपकी कविताओं की आवाज, उसकी आत्मा को अपने भीतर महसूस करता रहता हूं। मैं कुछ कविताएं सुनाऊंगा। मैं बदनाम हूं बसंत पर लिखने के लिए। मैंने बसंत पर बहुत कविताएं लिखी हैं। हमारे एक मित्र हैं सीतांशु जी, उनकी किताब आ रही है रामदरस मिश्र बसंत दिग्दिगंत। तो मैं आपको 2 कविताएं सुनाऊंगा बसंत पर, एक गजल, एक मुक्त शर की कविता।
एक कविता है असमय राग। असमय राग। जी जी। नहीं, मैं असमय नहीं आया हूं। नहीं, मैं असमय नहीं आया हूं। मुझे तो आना होता है अपने समय से। आया हूं। तुम्ही लोगों ने असमय राग छेड़ रखा है मेरे विरुद्ध। तुम्ही लोगों ने असमय राग छेड़ रखा है मेरे विरुद्ध। मैं तो जब भी आता हूं पुकारता हूं, सुनो सुनो आ गया हूं मैं तुम्हारे लिए। मैं जब भी आता हूं पुकारता हूं, सुनो सुनो मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए। तोड़ दो सारे बंधन, फेंक दो सारे आवरण। लो यह गुनगुनी सुगंधित धूप का सागर। लो यह गुनगुनी सुगंधित धूप का सागर। छोड़ दो अपने को इसमें मुक्त बहने के लिए। लो अपने को लुटाती ये बावरी हवाएं। लो फैल जाओ दिगंतों तक इसकी संजीवनी छुअन के साथ। लो अम्र मंजरियां लो, महको इनके साथ। लो ये कोयलों के बोल लो, दिन रात बहको इनके साथ। देखो कणकण में तुम्हारे लिए जला दिए हैं अनंत रंगों के फूल। देखो कणकण में तुम्हारे लिए जला दिए हैं अनंत रंगों के फूल। इनके लाओ अपनी आंखों में उतार लो। इनके लाओ अपनी आंखों में उतार लो। इनकी हंसी की भाषा पढ़ो। इस भाषा में पूरी दुनिया को पुकार लो। इस भाषा में पूरी दुनिया को पुकार लो। लेकिन मैं क्या करूं? लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोगों ने अमराइयां काट डाली हैं। तुम लोगों ने अमराइयां काट डाली हैं। बोर कहाँ रोपूं? कोयले कहाँ बोले? तुम लोगों ने अपने अपने आवरण और कस लिए हैं, भर ली हैं ठंडी छाएं अपने फेफड़ों में, और नहाने से डरने लगे हो। मेरी धूप का सागर फैला है उदास उदास सा। मेरी धूप का सागर फैला है उदास उदास सा। मेरी हवाएं अभावों का आंचल कहाँ फैलाएं? मेरी हवाएं अभावों का आंचल कहाँ फैलाएं? वे डरी डरी खड़ी हैं। तो मैं तो असमय नहीं आया बंधु। तुम्ही लोगों ने असमय राग छेड़ रखा है मेरे विरुद्ध। क्या बात है, बहुत खूब डॉक्टर साहब, वाह। एक बसंत परी गजल है। जी जी, स्वागत डॉक्टर साहब। हिल रही हैं खिड़कियां कुछ सांस में महका हुआ है। हिल रही हैं खिड़कियां कुछ सांस में महका हुआ है। देखिए तो कौन आया, एक बंजारन हवा है। देखिए तो कौन आया, एक बंजारन हवा है। इस जमी सी झील में परछाइयां उगने लगी हैं। इस जमी सी झील में परछाइयां उगने लगी हैं। गुनगुनाने सा लगा ठहरा हुआ रास्ता है। गुनगुनाने सा लगा ठहरा हुआ रास्ता है। राख से सोई पड़ी शाखें अचानक बन गई लाओ। राख से सोई हुई शाखें अचानक बन गई लो। पूछती है एक चिड़िया क्या हुआ है, क्या हुआ है? पूछती है एक चिड़िया क्या हुआ है, क्या हुआ है? कुछ न पूछो, कुछ न जानो, बस करो महसूस हर पल। कुछ न पूछो, कुछ न जानो, बस करो महसूस हर पल। ये मोहब्बत का पहर है, ये नजारों का जहां है। ये मोहब्बत का पहर है, ये नजारों का जहां है। घूमता है गीत कोई इस हवा से उस हवा तक। घूमता है गीत कोई इस हवा से उस हवा तक। खोजता फिरता न जाने हाय किस घर का पता है। खोजता फिरता न जाने हाय किस घर का पता है। दे रही आवाज कोई हर दिशा किसको न जाने। दे रही आवाज किसको हर दिशा कोई जाने। थरथराता टूटता सा जा रहा हर फासला है। थरथराता टूटता सा जा रहा हर फासला है। दिन है या उमड़े हुए हैं ज्वार रंगों की हंसी के। दिन है या उमड़े हुए हैं ज्वार रंगों की हंसी के। हैं सभी डूबे समय में
क्या पता किसको कहाँ है सभी डूबे समय में, क्या पता किसको कहाँ है। आखिरी है, सुन सको तो सुनो खुद के शोर से बाहर निकल कर, सुन सको तो सुनो खुद के शोर से बाहर निकल कर, यह जुबान है खुशबुओं की, यह गुलों की दास्तां है, यह जुबान है खुशबुओं की, ये गुलों की दास्तां है। हिल रही हैं खिड़कियां, उस सांस में महका हुआ है, देखिए तो कौन आया, एक बंजारन हवा है। अब ये कुछ मुक्तक पढ़ रहा हूं। ये बसंत का, होली का मौसम, कुछ छेड़छाड़ का भी होता है। प्यार का तो होता ही, कुछ छेड़छाड़ का भी होता है। रह जाता है। पी कर ऊंचे लोग बकें तो वह प्रतिभा की वाणी है। पी कर ऊंचे लोग बकें तो वह प्रतिभा की वाणी है। उनका पीना सभ्य लोग की यारों एक निशानी है। उनका पीना सभ्य लोग की यारों एक निशानी है। देसी पीकर गिरते पड़ते लोग पियक्कड़ कहलाते। देसी पीकर गिरते पड़ते लोग पियक्कड़ कहलाते। उनकी मस्त रागनी अहमक लोगों की शैतानी है। उनकी मस्त रागनी अहमक लोगों के शैतानी है। पीकर चले आ रहे जगमग मानो विश्व विजेता है। पीकर चले आ रहे मानो जगमग मानो विश्व विजेता हैं। वे कवि हैं, वे आलोचक हैं, वे नेता अभिनेता हैं। कवि हैं, वे आलोचक हैं, वे नेता अभिनेता है। उनकी वाणी झरती रहती है मंचों से मूल्य महा। उनकी वाणी झरती रहती है मंचों से मूल्य महा। वे न भोक्ता निज वाणी के, वे वाणी विक्रेता हैं। उनकी वे भोक्ता निज वाणी के, वो वाणी विक्रेता हैं। और आखिरी है, महफिल में मुफ्त की है पिए जा रहे हैं वे। महफिल में मुफ्त की है पिए जा रहे हैं वे। वैसे न कर सके जो किए जा रहे हैं वे। वैसे न कर सके तो किए जा रहे हैं वे। कहते हैं वे कि जो न पिए जिंदगी वह क्या। कहते हैं वे कि जो न पिए जिंदगी वह क्या। खुश हैं कि इस अदा से जिए जा रहे हैं वे। खुश हैं कि इस अदा से जिए जा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत। अब आखिरी इतनी सुख संपदा बीच उनको जाने क्या हो जाता है। इतनी सुख संपदा बीच उनको जाने क्या हो जाता है। भूख लगती नींद न आती रह रह कर मैं रो जाता है। भूख न लगती नींद न आती रह रह कर मन रो जाता है। श्रम से चूर श्रमिक तो रूखी सूखी खा लेता है मन से। श्रम से चूर श्रमिक तो सूखी सूखी खा लेता है मन से। रिक्शा या फुटपाथ कहीं भी बड़े मजे से सो लेता है। क्या बात है, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। आपने अपनी गजल, अपनी कविता और निर्बंध मुक्तकों से आनंद की वर्षा कर दी है। बहुत ही आभारी हम लोग। और क्या खूब कहा है आपने, सुन सको तो सुनो खुद के बाहर निकल कर, ये दुआ है खुशबुओं की, ये गुलों की दास्तां है। तो वास्तव में आपका होना उस कविता की चरितार्थता है जिस कविता के लिए सदियों से हमारी कवि परंपरा जीवित जागृत रहकर उसे अपने कंठों, अपने वाचिक रथों और लिखित माध्यम से अभी तक सहेजती आई। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अब हम बिल्कुल अपने जाल समेटने के क्रम में हैं, लेकिन इसके पहले आभार ज्ञापन के लिए मैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी, जो इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं और संयोग से सौभाग्य से रामदास मिश्र जी की सुपुत्री हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वे विवेचन परक आभार ज्ञापन करें। स्वागत और अभिनंदन प्रोफेसर स्मिता मिश्र। अपना माइक मुखर कर लें प्रोफेसर स्मिता जी, अपना माइक
मुखर कर लें। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा क्योंकि क्या होता है कि मम्मी को एक माइक दे रखा है, पापा को एक दे रखा है, तो वो सब पूरा तारतम्य कोऑर्डिनेट करते करते थोड़ी सी भागम भागी हो गई आज मेरी। मैं आपके आगमन से पहले अपना औपचारिक और अनौपचारिक मैं प्रणाम और आभार दोनों ही अभिव्यक्त कर सकती हूँ। हेलो स्मिता जी, 1 मिनट का मैं अवसर चाहता हूँ। जब आपने जिक्र किया कि माँ जी भी सुन रही हैं, तो मैं बता दूं कि माँ जी नहीं है, वे सरस्वती हैं। उनका नाम ही सरस्वती मिश्र है। तो कवियों का सरस्वती से बड़ा घना रिश्ता है। वो रामदास जी तो है ही, हम सब लोगों से है। तो उनका स्वागत और अभिनंदन। हाँ स्मिता जी। जी, और आप चूंकि दूरदर्शन में थे, तब तक मैं निकट से आप हमारे आज इसके मंच के सभी लोगों से मैं संवाद कर रही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से मैं एक बार फिर से औपचारिक आभार आप सब लोगों का प्रकट करती हूँ। और जैसा वेद जी ने कहा था कि जो हम अध्यापक हैं, तो हम लोग चाह के भी अपने अध्यापकीय कर्म से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और चूंकि मेरे विद्यार्थी भी, क्योंकि ये पूरा फिर वो YouTube पर पूरा रिकॉर्ड होता है, फिर ये चलता है, जिसे हम क्लास में हम पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम इसे अपने अध्यापन में भी इसका प्रयोग करते हैं। निर्मला पुतुल जी पिछले बार नहीं आ पाई थी, और इस बार आने के लिए हम उनके आभारी हैं, निर्मला जी के। और निर्मला पुतुल जी हमें कहते हैं कि आदिवासी विमर्श का यदि वो प्रमुख स्वर है, तो वो स्वर ऐसे ही नहीं बने हैं। पिछले दशक में एक ऐसी आवाज हमारे सामने आती है, एक ऐसा चेहरा सामने आता है, जहां पे हम शहर वाले चकित रह जाते हैं कि यह इतना दमदार स्वर नारी विमर्श का, आदिवासी विमर्श का एक बहुत सुदूरवर्ती एक जंगल या एक आदिवासी क्षेत्र से आ रहा है। तो निर्मला जी आदिवासी अस्मिता की तलाश में निरंतर सृजन यात्रा कर रही हैं। पहले संथाली में लिखती रही, और उसके बाद वे हिंदी में उन्होंने लिखना अपना प्रारंभ किया। और पुरुष व्यवस्था ही नहीं, तथाकथित जो शहरी विकास है, नगरीकरण है, उसके खिलाफ भी आप बराबर साहस के साथ खड़ी हुई हैं। आदिवासी समाज और खासतौर पे आदिवासी स्त्री की दबी आवाज को मुखर कर रही है। यह जो स्त्री है, यह प्राश्निक बन रही है, और पुरुष के लिए वो तदर्थ तकिया, खूटी, दीवार या चादर बनने से इनकार कर रही है। ऐसे सशक्त स्वर को हम प्रणाम करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। नीलोत्पल जी औषध विज्ञान के पेशे से संबद्ध नीलोत्पल जी महाकाल की नगरी से आते हैं, और माँ के भीतर उपस्थित कालातीत अपार स्नेह और ऊर्जा के स्वर को अपनी कविता में व्यक्त करते हैं। पानी नाव के बिंब से माँ की जीवन यात्रा के संवेदनापूर्ण स्वर को अपनी कविता में अभिव्यक्त करते हैं। पीठ के माध्यम से व्यंग्य का स्वर भी आता है, जहां मानव सभ्यता का विकास को सदियों से जो जड़ इतिहास है, जो लदा हुआ है, उस पर आप व्यंग करते हैं। और जहां मानव को उस चिड़िया बनना भूल जाता है, उसकी सहज इच्छाएं, उसकी स्वेच्छा, वो सारी की सारी वो पीछे छूट जाती हैं इस तथाकथित विकास और उस तथाकथित गौरवपूर्ण इतिहास से। विचार कविता भी आती है, जहां दुनिया को बचाने के लिए आप प्रश्न करते हैं कि आपको खतरा किससे है, हथियार से है, बाजार से है या प्यार से है। आप हमारे मंच पर आए, आपका भी आभार। अखिलेश्वर पांडे जी पेशे से पत्रकार अखिलेश जी हिंदी साहित्य के युवा प्रभावशाली स्वर हैं। सहज शब्दों में, सरल शब्दों में सच को खोलते चलते हैं, और अपने जो पेशे जन्य अनुभव हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक स्वर हैं, पेशे में वे बहुत मुखर होकर उन घटनाओं की रिपोर्टिंग करते होंगे, अपने संपादकीय लिखते होंगे, संपादकीय टिप्पणियां लिखते होंगे, लेकिन उन घटनाओं में से जो रेशा रेशा संवेदना निकालते हैं,
वो संवेदना का जो स्पेस है, जगह है, वो कविता में आप उसे प्रस्तुत करते हैं। स्त्री जीवन के का जो विमर्श के जो मुख्य प्रश्न है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी कविता, आपके सृजन का काफी हिस्सा उसको जाता है, क्योंकि मैं और भी चीजें पढ़ रही थी तो वहां भी लड़की क्या सोचती है, यहाँ पे मछली तो है ही है। आंखों की खूबसूरती झुकने में नहीं, मिलने में होती है। इससे सौंदर्य की इसने उस पारंपरिक स्थापना को खंडित किया है जहां स्त्री को आंख झुकाना ही सिखाया जाता है, मिलाना नहीं सिखाया जाता है। मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे इस मंच पर आए। राहुल राजेश जी, यदि मैं कहूँ कि हमारे ओम जी के ओम जी से आपका एक जो पेशा भी काफी मिलता है और जो साहित्य सृजन का ये जो संबंध है यह भी आपसे मिलता है, और अनुवाद ओम जी भी करते हैं और आप भी करते हैं। तो आप में रिजर्व बैंक में, भारतीय रिजर्व बैंक में है, अधिकारी, भाषा अनुवादक, सब चीजें हैं। ये एक बड़ी रोचक सी बात है कि वाणिज्यिक जगत में डूबते उतराते हुए भी, यानी आपके आसपास से रोजाना जिस तरह के अनुभव गुजरते होंगे, जिस तरह के शब्द गुजरते हैं, वे शब्द बड़े ही संवेदनहीन शब्द होते हैं। उन संवेदनहीन शब्दों से अपने दिन और रात गुजारते हुए संवेदना को बचाए रखना, वो आंख बचाए रखना, वो आंख जो लोक तक जाती है, जो गांव तक जाती है, जो स्त्री तक जाती है, जो पानी के लिंग को भी पहचानती है, और जब रिश्ते जल्दी जल्दी चटकते हैं तो वो जो मानव मूल्यों के खोते जाने का जो तकलीफ है, वहां तक भी आपकी दृष्टि जाती है। इच्छाओं का क्या है, मैं कोई चंदन नहीं जो विष न चढ़े, ऐसे अनूठे आप भाषा के प्रयोग भी करते हैं। और बेर आपकी जो कविता है वो निश्चित रूप से आदिवासी विमर्श की प्रमुख कविताओं में से उसकी शुमारी होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और आपकी उपस्थिति से हम आभारी हुए हैं। और ओम जी, जो यदि से अन्यथा ना लिया जाए तो देर है तो रुस्ता है कि आपके आने से चीजों को और कार्यक्रम को जो रवानगी मिलती है और जिसकी जो मांगलिक शुरुआत है, वो हमारे डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, और अंग्रेजी के प्रोफेसर ही नहीं हैं, वे गांधीवादी, वे चिंतक भी हैं, वे स्टोरी टेलर भी हैं, वे बाल साहित्य विशेषज्ञ भी हैं, अनुवादक भी हैं, बहुत अच्छे, हिंदी से अंग्रेजी जी, हिंदी से अंग्रेजी के विशिष्ट अनुवादक भी हैं। हाँ, विशिष्ट अनुवादक भी हैं। तो और त्रिलोचन के बाद उस सानेट के युवा रचयिता हैं। युवा कवियों की 100 की संख्या में कोई सानेट नहीं लिख रहा है जी। तो मैं आप सभी का इस पर स्वागत करती हूँ। और एक मुक्तक से मैं थोड़ा सा आज अस्त व्यस्त से दिख रही होंगी क्योंकि थोड़ा इधर उधर मैं तीनों कमरों में दौड़ करके सबको, ताकि साउंड इको ना हो, मैं वो सारी व्यवस्था कर रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। एक मुक्तक पापा का जिससे मैं हमेशा अंत करती हूँ। इरशाद इरशाद। बीच पतझड़ के बसंती सृजन का उल्लास हूँ, बीच पतझड़ के बसंती सृजन का उल्लास हूँ, बोल कुछ पाता न जो उस दर्द का एहसास हूँ, भटकते फिरते हो घर से दूर मेरी खोज में, प्यार से देखो जरा मैं तो तुम्हारे पास हूँ। तो हम अगले रविवार को इसी निकटता का अनुभव करने के लिए पुनः जुटेंगे। आप सब लोग पुनः आमंत्रित हैं। और ओम जी नए संस्करण के साथ, 44वें संस्करण के साथ, इसके साथ हम लोग मिलेंगे। आप सबका आभार जी, हमारी ओर से भी आभार। डॉक्टर साहब को सादर अभिवादन, सभी मित्रों को नमन, नमस्कार। अगले हफ्ते मिलते हैं इसी समय फिर ऐसे ही कुछ अनूठे कवियों के साथ। स्वागत, विदा और शुभ रात्रि।